बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाक एशिया मिशन इमरान सीरीज़ नावल बाय ज़हीर अहमद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इसने टेलीफोन गोद से उठाकर तपाई पर रखा और कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाकर आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। इसे भी सोचते हुए कुछ ही देर हुई होगी कि एक खूबसूरत लड़की कमरे में दाखिल हुई। इसके कदमों की आवाज़ सुनकर रेड वुल्फ ने सर उठाया और लड़की की जानिब देखने लगा। आओ सिल्विया, क्या बात है? इसने खूबसूरत लड़की की जानिब देखते हुए पूछा। बॉस, मैंने और जेफर ने सीक्रेट सर्विस के मेंबरों की मरहम पट्टी कर दी है। वो लोग अपनी कारों में रवाना हो गए हैं, सिल्विया ने जवाब दिया। इनकी पट्टियों में 33S छुपा दिया है। यस बॉस, 110 भी ऑन कर दिया गया है। कारों में सफ़र करते हुए वो साफ दिखाई दे रहे हैं। वो जहाँ जाएंगे हर लम्हा हमारी निगाह में रहेंगे। वेल डन सिल्विया, मैं तुमसे और जेफर्ट से बहुत खुश हूँ। जेफर्ट के पास जाकर 110 के ज़रिए इन पर पूरी नज़र रखो। जब वो किसी इमारत में जाएं तो आकर मुझे मुतल्ला करना। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि वो मेरी हिदायत पर क्या और कैसे अमल करते हैं। राइट बॉस। और हाँ सिल्विया, जेफर्ट से कहो कि वो कोठी के तमाम हिफाजती इंतजामात ऑन कर दे। यहाँ की सीक्रेट सर्विस के मेंबर जिस कदर तेज़ और फ़ाल हैं, इससे पता चलता है कि इनका अली इमरान नामी साथी इनसे कहीं ज़्यादा ज़हीन और ख़तरनाक है। हो सकता है वो इस कोठी को ट्रेस करता हुआ यहाँ आ जाए, रेड वुल्फ ने कहा। सिल्विया ने इस बात में सर हिलाया और कमरे से बाहर चली गई। रेड वुल्फ ने एक बार फिर कुर्सी की पृष्ठ से सर टिकाया और किसी गहरी सोच में डूब गया। इमरान के जाने के बाद ब्लैक ज़ीरो एक बार फिर सीक्रेट सर्विस के मेंबरान से रब्ता करने के लिए इन्हें वॉच ट्रांसमीटर पर कॉल करने लगा। लेकिन मुसलसल कॉल करने के बावजूद जब किसी ने कॉल रिसीव ना की तो इसके चेहरे पर तफक्कुरात के साए लहराने लगे। इसे यकीन हो गया कि सीक्रेट सर्विस के सारे मेंबर ज़रूर किसी न किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। यही वजह है कि इसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। अभी वो सीक्रेट सर्विस के मेंबरों के मुतालिक सोच ही रहा था कि इसी वक्त ऑपरेशन रूम में एक मशीन पर लगी हुई स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हो गई। स्क्रीन पर दानिश मंजिल के गेट का मंजर उभर आया था। गेट के पास 2 गाड़ियों को रुकते और इनमें से सीक्रेट सर्विस के मेंबरों को निकलते देखकर ब्लैक ज़ीरो बुरी तरह से उछल पड़ा। ओह, ये सब एक साथ यहाँ? ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? ब्लैक ज़ीरो ने स्क्रीन पर सीक्रेट सर्विस के मेंबरों को हैरानी से देखते हुए कहा। इन्हें देखकर इसे शदीद हैरत और उलझन हो रही थी। ख़ास तौर पर इसके सपाट चेहरे और बुझी सी आंखें देखकर ब्लैक ज़ीरो शदीद हैरान हुआ जा रहा था। मेंबर गाड़ियों से निकलकर गेट पर आए। फिर जूलिया ने आगे बढ़कर दीवार के साथ लगा हुआ एक खुफिया बटन दबाया तो गेट का एक हिस्सा खुल गया। मेंबर गेट के इस हिस्से से अंदर आ गए। इनके चलने का अंदाज भी ऐसा था जैसे वो नींद में चल रहे हों। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुए, गेट ऑटोमेटिक अंदाज में खुद ब खुद बंद हो गया। ब्लैक ज़ीरो मशीन पर लगी हुई नाप घुमा कर इनके चेहरों के क्लोज करके गौर से देखने लगा। इन सब के रंग वाकई बदले हुए थे। आंखों में ना पहले जैसी चमक नज़र आ रही थी और ना चेहरों पर रौनक। ओह, मालूम होता है सब अपने आप में नहीं हैं। इसका मतलब है कि सबके सब मेंबर रेड वुल्फ की आंखों का शिकार हो चुके हैं और ये इस वक्त इसी के ज़ेर असर हैं। ब्लैक ज़ीरो ने इनकी तरफ देखकर होंठ भींचते हुए बड़बड़ा कर कहा। फिर इसने किसी ख्याल के तहत जल्दी दानिश मंजिल के तमाम हिफाजती सिस्टम ऑन कर दिए। मेंबर दानिश मंजिल के लॉन में आ गए थे और इन्होंने अचानक जेबों से मशीन पिस्टल निकालकर हाथों में ले लिए थे। इनके इरादे और अज़ाइम बेहद ख़तरनाक और जारहाना दिखाई दे रहे थे। मिस्टर एक्स2, तुम कहाँ हो? हमारे सामने आओ, जूलिया ने इधर उधर देखते हुए चीख कर कहा। इसके चीखने का अंदाज़ और इसका लहजा सुनकर ब्लैक ज़ीरो ने गुस्से से होंठ भींच लिए। डाइस पर पड़ा हुआ माइक इसने सीधा किया और इसका बटन ऑन कर दिया। तुम सब एक साथ यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारे हाथों में गन्ने क्यों नज़र आ रही हैं? ब्लैक ज़ीरो ने माइक के करीब मुंह करके एक्स2 के मखसूस गुर्राहट भरे अंदाज में कहा। इसकी आवाज़ सुनकर वो सब बुरी तरह से चौंक उठे। हम तुमसे बात करने आए हैं, हमारे सामने आओ, तनवीर ने तेज़ लहजे में कहा। क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरे साथ किस अंदाज में बात कर रहे हो? ब्लैक ज़ीरो हलक के बल गुर्राया। मिस्टर एक्स2, आज हम तुमसे तुम्हारी गुलामी से आज़ादी हासिल करने आए हैं।
हम तुमसे ये कहने आए हैं कि आज के बाद हम तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करेंगे। सफदर ने हर किस्म के जज्बात से आरी मगर निहायत सख्त अंदाज में कहा। बकवास बंद करो, तुम होश में तो हो? ब्लैक जीरो ने गजबनाक लहजे में कहा। हम बिल्कुल होश में हैं मिस्टर एक्सटू। आज हम तुम्हें होश में लेने के लिए आए हैं। चूहे की तरह हर वक्त क्यों बिल में छुपे रहते हो? हिम्मत है तो हमारे सामने आओ, जूलिया ने कहा, और साथ ही इसने दीवार पर लगे हुए इस स्पीकर पर फायर कर दिया जहां से एक्सटू की आवाज़ आ रही थी। ब्लैक जीरो चूंकि पहले ही हिफाजती सिस्टम ऑन कर चुका था, इसलिए जूलिया की चलाई हुई गोली दीवार में छुपे हुए स्पीकर का कुछ ना बिगाड़ सकी और दीवार से टकराकर पलट गई। जूलिया, लगता है तुम्हारे साथ सीक्रेट सर्विस के दूसरे मेंबरों का भी दिमागी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। तुम लोगों का ये अंदाज और रवैया मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है। इससे पहले कि मैं तुम सबको यहीं मौत के घाट उतार दूं, बेहतर है कि अपने साथियों को लेकर यहाँ से चली जाओ। एक्सो का लहजा इस कदर खौफनाक था कि अगर सीक्रेट सर्विस के मेंबर होश में होते तो यकीनन इसका लहजा सुनकर वो सर से पाँव तक काँप कर रह जाते, मगर वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर रेड वुल्फ के ट्रांस में थे, इसलिए इन पर एक्सटू और इसकी खौफनाक लहजे का कोई असर नहीं हो रहा था। तुम हमें मौत के घाट उतारोगे एक्सटू? मौत के घाट तो हम तुम्हें उतारेंगे। आज हम तुम्हें हलाक करके तुम्हारी लाश दानिश मंजिल से बाहर फेंक देंगे। इस हेडक्वार्टर पर सिर्फ और सिर्फ हमारे चीफ का कब्जा होगा, जो तुमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर और ज़हीन है। सफदर ने गुर्रा कर कहा। कौन है तुम्हारा चीफ? रेड वुल्फ, जूलिया और सफदर ने एक साथ कहा। रेड वुल्फ का नाम सुनकर ब्लैक जीरो ने गुस्से से होंठ चबाना शुरू कर दिए। अब हतमी और कतई तौर पर मालूम हो चुका था कि सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबर वाकई इस वक्त अपने होशो हवा से बेगाना थे। इन सबको रेड वुल्फ ने हिप्नोटिज्म के ज़रिए असर कर रखा था और वो सब वही कर रहे थे जो रेड वुल्फ ने इन्हें कहा था। तुम अगर अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो ऑपरेशन रूम से निकलकर खुद ही हमारे सामने आ जाओ। हम तुम्हें आसान मौत मारेंगे। अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो फिर हम इस हेडक्वार्टर को हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा मदफन बना देंगे। हमारे पास 606 बम हैं। इन बमों की ताकत का तुम अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि अगर एक बम भी यहाँ फेंक दिया जाए तो सारी की सारी इमारत मट्टी और धूल बनकर फ़ज़ा में उड़ जाएगी, और तुम्हारा क्या हश्र होगा इसका अंदाज़ा तुम खुद कर लो। जूलिया ने कहा और पर्स से एक माचिस की डिबिया जैसा बम निकाल कर हाथ में ले लिया। बम देखकर ब्लैक जीरो की आंखों में तशवीश के साए लहराने लगे। दानिश मंजिल के हिफाजती निज़ाम की वजह से बम दानिश मंजिल का एक मामूली सा पत्थर भी नहीं उड़ा सकता था, लेकिन ब्लैक जीरो जानता था कि अगर इन्होंने वाकई बम ऑन कर दिया तो इनमें से एक मेंबर भी जिंदा नहीं बचेगा। खामोश क्यों हो गए एक्सटू? बाहर आ रहे हो या हम सचमुच इमारत को राख का ढेर बना दें? सफदर ने चीख कर कहा। ब्लैक जीरो ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया। वो एक मशीन के बटन ऑन करके डायल घुमाने लगा। फिर इसने मशीन की एक पॉकेट ओपन करके इसके अंदर लगे हुए सुर्ख बटन पर उंगली रख दी। डर गया है बुज़दिल। मौत का खौफ लगता है इस पर बुरी तरह से हावी हो गया है, इसलिए हमारी बात का जवाब नहीं दे रहा। चौहान ने हंस कर कहा। एक्सटू, मैं 10 तक गिनूंगी और फिर इस बम को अंदर फेंक दूंगी। इसके बाद जो कुछ होगा इसके सिर्फ तुम ही जिम्मेदार होगे। 1, सफदर ने गिनती का आगाज़ करते हुए कहा। 2, तनवीर ने कहा। 3, तीसरी आवाज़ खावर की थी। इस तरह 4-5 चौहान ने, 5 नुमानी ने और 6 सिद्दीकी के मुंह से निकला। 7 और 8 कहने की बारी जूलिया और फिर सफदर की थी। जूलिया ने बम वाला हाथ ऊंचा कर लिया। 9, सफदर के हलक से गुर्राहट निकली। इससे पहले कि जूलिया 10 कहकर बम का बटन ऑन करके इसे दानिश मंजिल की राहदारी में फेंकती, ब्लैक जीरो ने सुर्ख बटन प्रेस कर दिया। जिस जगह सीक्रेट सर्विस के मेंबर खड़े थे, इनके ऐन सामने राहदारी और साइड में दरवाज़ों और स्याह शीशों वाली खिड़की थी। ब्लैक जीरो ने जैसे ही सुर्ख बटन प्रेस किया, स्याह शीशों वाली खिड़की से रोशनी की तेज़ फुहार सी निकलकर सीक्रेट सर्विस के मेंबरान पर पड़ी। रोशनी पड़ते ही सीक्रेट सर्विस के मेंबरों के जिस्मों से जैसे जान निकल गई हो। वो कटे हुए शतीरों की माने ज़मीन पर गिरते चले गए। जैसे ही सीक्रेट सर्विस के मेंबर ज़मीन पर गिरकर बेहिस्स हरकत हुए, ऑपरेशन रूम में एक तेज़ और कड़क सायरन नुमा आवाज़ गूंज उठी। इस आवाज़ को सुनकर ब्लैक जीरो बुरी तरह से उछल पड़ा। इसकी आंखों में खौफ और घबराहट के साए फैल गए। सायरन बजने का मतलब था कि जूलिया के हाथ में मौजूद बम ऑन हो चुका है, जो किसी भी लम्हे फटने वाला था, और इसके फटते ही जाहिर है सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरों के पर्चे उड़ जाते। सीक्रेट सर्विस के मेंबरों और मौत के दरमियान लम्हों का फ़र्क रह गया था, और ऑपरेशन रूम में मौजूद ब्लैक जीरो सिवाय कैदी पंछी की तरह फड़फड़ाने के और क्या कर सकता था। वो फटी फटी नज़रों से स्क्रीन पर गिरे हुए मेंबरों और जूलिया के हाथ में बम को देख रहा था, जिस पर इसे सुर्ख रंग का बल्ब स्पार्क करता हुआ
साफ दिखाई दे रहा था। अचानक ऑपरेशन रूम में टेलीफोन की घंटी बजी और ब्लैक जीरो इस बुरी तरह से उछल पड़ा जैसे जूलिया के हाथ में पकड़ा हुआ बम फट गया हो। इमरान आंधी और तूफान की तरह कार दौड़ाता हुआ राजिम कॉलोनी ब्लॉक बी में पहुंचा था। बी ब्लॉक में पहुंचते ही इसने कार रोकी और कार के डैशबोर्ड से मशीन पिस्टल निकालकर जेब में रखा और नहायत तेज़ी से कोठियों को देखता हुआ आगे बढ़ता चला गया। कोठी नंबर 13 के करीब पहुंचकर वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर इससे अगली कोठी की तरफ बढ़ गया। कोठी नंबर 13 के साथ वाली कोठी का भी गेट बंद था। इस कोठी के गेट पर किसी आई फिजिशियन डॉक्टर हुमायूं के नाम की प्लेट लगी हुई थी। इमरान ने गेट के छोटे दरवाजे को दबाया तो खुलता चला गया। इमरान ने जेब से मशीन पिस्टल हाथ में लिया और तेज़ी से अंदर दाखिल हो गया। गेट के पास एक चौकीदार गन गोद में रखे किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर और इमरान को मशीन पिस्टल लिए अंदर आते देखकर वो चौंका। इसने गोद में पड़ी हुई गन उठाकर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन इतनी देर में इमरान इसके सर पर पहुँच चुका था। खबरदार, अपनी गन नीचे फेंक दो वरना जान से मार दूंगा, इमरान ने मशीन पिस्टल इसके सर से लगाते हुए कहा। इसका खौफनाक लहजा सुनकर चौकीदार ने बौखलाकर गन नीचे फेंक दी। कौन हो तुम? चौकीदार ने इंतहाई घबराहट ज़दा लहजे में कहा। मैं जो कोई भी हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये बताओ कोठी में इस वक्त कौन कौन है? क्या कोई नहीं है? साहब और इनकी बीवी बच्चे एक पार्टी में गए हुए हैं, मगर तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, चौकीदार ने कहा। वो समझ रहा था कि इमरान शायद घर खाली होने की वजह से गन पॉइंट पर वहाँ लूटमार करने के लिए आया है। इसकी बात सुनकर इमरान धीरे से मुस्कुरा दिया। इसने अचानक चौकीदार की कनपट्टी पर हाथ मार दिया। मुड़ी हुई उंगलियां जैसे ही चौकीदार की कनपट्टी पर पड़ी, चौकीदार का रहता हुआ लहराकर ज़मीन पर गिरने ही लगा था कि इमरान ने इसे संभाल लिया और फिर इसे आराम से ज़मीन पर डाल दिया। ये इसकी खुशकिस्मती ही थी कि इस वक्त इस कोठी में सिवाय चौकीदार के और कोई नहीं था। इमरान ने चौकीदार को बेहोश करके गेट का दरवाज़ा बंद किया और फिर तेज़ी से कोठी के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ता चला गया। दाएं तरफ कोठी नंबर 13 की ऊंची दीवार थी। इसके करीब एक ऊंचा दरख्त था। दरख्त देखकर इमरान की आंखों में चमक आ गई। इसने मशीन पिस्टल जेब में रखा और तेज़ी से दरख्त पर चढ़ता चला गया। दरख्त खासा फैला हुआ और घना था। दरख्त पर चढ़कर वो कोठी में झांकने लगा। इस तरफ खासा बड़ा लॉन था और इमारत के दरमियानी हिस्से में रिहायशी हिस्सा दिखाई दे रहा था। वहाँ 5 गुंडे हाथों में मशीन गनें लिए मौजूद थे। इनमें से 2 गेट के पास खड़े थे और 2 रिहायशी हिस्से के करीब एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे थे। इमरान ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ़ किया और फिर इसने नहायत महारत से नीचे छलांग लगा दी। दीवार के साथ बाड़ मौजूद थी। इमरान ने छलांग लगाते ही कलाबाजी खाकर इस तरह ज़मीन पर कदम जमाए थे कि धमाके की ज़रा भी आवाज़ पैदा नहीं हुई थी। नीचे उतरते ही इमरान बाड़ के पीछे दुबक गया था। चंद लम्हे वो वहीं दुबका रहा। फिर इसने दीवार के साथ साथ चलते हुए इस तरफ बढ़ना शुरू कर दिया जिस तरफ से रिहाइशगाह का फासला निस्बतन कम था। मशीन पिस्टल एक बार जेब से निकलकर फिर इसके हाथ में आ चुका था। दूसरी तरफ पहरेदार मौजूद नहीं थे। इमरान पंजों के बल दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और इमारत के पास आ गया। इस तरफ एक कमरे की खिड़की खुली हुई थी। इमरान खिड़की के नीचे बैठ गया और अंदर की सुनगुन लेने लगा, लेकिन कमरा शायद खाली था। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इस वक्त इसे एक तरफ से पहरेदारों के कदमों की आवाज़ इस तरफ आती सुनाई दी। इमरान ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ़ किया और फिर इसने जंप लगाया और खिड़की से कमरे में कूद गया। कमरे में एक पलंग, लोहे की कुर्सी और ज़रूरत का दूसरा सामान पड़ा हुआ था। कमरे का दरवाज़ा बंद था। इमरान दीवार के साथ चलता हुआ दरवाजे के पास आया। इसने दरवाजे पर दबाव डाला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। इमरान ने बेहद चौकन्ने अंदाज में दरवाजे को थोड़ा सा खोला और एहतियात के साथ बाहर झांकने लगा। सामने एक राहदारी थी जो बिल्कुल खाली थी। इमरान ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बाहर निकलकर तेज़ी से दरवाज़ा बंद करते हुए दीवार से चिपक गया। खाली राहदारी में इसने इधर-उधर देखा और फिर तेज़ी से आगे दौड़ता चला गया। वो इस अंदाज में दौड़ रहा था कि इसके कदमों की हल्की सी भी आवाज़ पैदा नहीं हो रही थी। एक कमरे का खुला हुआ दरवाज़ा देखकर वो रुक गया। कमरे से इससे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। शायद ये कमरा भी खाली ही था। इमरान मशीन पिस्टल लिए हुए कमरे में घुस गया। ये कमरा भी खाली था, अलबत्ता इस कमरे के ऊपर कोई नहीं था। इमरान ने चौकीदार को बेहोश करके गेट का दरवाज़ा बंद किया और फिर तेज़ी से कोठी के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ता चला गया। वहाँ पर एक रोशनदान था जिसमें से न सिर्फ तेज़ रोशनी निकल रही थी बल्कि मुख्तलिफ लोगों के बोलने की आवाज़ें भी आ रही थीं। इमरान ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और इधर उधर देखने लगा। इस कमरे का एक दरवाज़ा इस कमरे में भी खुलता था जहाँ से आवाज़ें आ रही थीं। इमरान आहिस्तगी से आगे बढ़ा और कमरे के दरवाजे का हैंडल घुमाकर इसने धीरे से दरवाजे को खींचा तो दरवाज़ा खुल गया।
इमरान ने दरवाजे की दरज से आंख लगा दी। दरज से वो आसानी से इस कमरे से आने वाली आवाज़ों को भी सुन रहा था। कमरे में झांकते ही वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। दूसरी तरफ एक हॉलनुमा कमरा था। हॉल में 5 गुंडे मौजूद थे। इनमें से एक गैर मुल्की लड़की और एक गैर मुल्की मर्द भी था, जो एक बड़ी सी मशीन के सामने बैठे मुख्तलिफ बटन दबा और डायल घुमा रहे थे। मशीन के साथ एक बड़ी सी स्क्रीन नस्ब थी जो रोशन थी। सबसे पहले इमरान की नज़रें इस मशीन और स्क्रीन पर ही पड़ी थीं। स्क्रीन पर जो मंजर नज़र आ रहा था वही इमरान के चौंकने का बाइस बना था। स्क्रीन पर इसे सीक्रेट सर्विस के मेंबर दिखाई दे रहे थे और ये वो लम्हा था जब ब्लैक जीरो ने सिर्फ बटन दबाकर इन्हें बेहिस्सो हरकत किया था। स्क्रीन पर वो सब नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे थे। अचानक कमरे में तेज़ सीटी की आवाज़ गूंजने लगी। ओह बॉस, मालूम होता है एक्सटू ने इन पर लाइकाटोम लाइट डालकर इन्हें बेहोश कर दिया है। बेहोश होकर गिरने की वजह से जूलिया के हाथ में मौजूद 606 बम ऑन हो गया है, जिसकी वजह से ये सीटी बज रही है। अब चंद ही लम्हों में ये बम फट जाएगा और फिर सीक्रेट सर्विस के मेंबरों के साथ इनका हेडक्वार्टर और इनका चीफ भी पुर्जे पुर्जे होकर फिजा में बिखर जाएंगे। मशीन पर बैठे हुए गैर मुल्की नौजवान की आवाज़ सुनाई दी। इसके मुंह से एक्स टू और 606 बम का नाम सुनकर इमरान बुरी तरह से चौंक उठा। इसने गौर से स्क्रीन की तरफ देखा और फिर इसकी आंखें वाकई हैरत की जाति से फैलती चली गईं। सीक्रेट सर्विस के मेंबर दानिश मंजिल में बेहोश होकर गिरे थे। जुलिया इस अंदाज में गिरी थी कि इसका हाथ आगे बढ़ा हुआ था, जिसमें एक माचिस की डिब्बिया नुमा आला दिखाई दे रहा था, जिस पर लगा हुआ एक सुर्ख रंग का जलता बुझता बल्ब साफ दिखाई दे रहा था। सीक्रेट सर्विस के मेंबरों को दानिश मंजिल में इस तरह पड़े, इनके हाथों में मशीन पिस्टल्स और जुलिया के हाथ में बम देकर इमरान का जहन माउस हो गया था। इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो सब मिलकर बाकायदा दानिश मंजिल में जंग करने के इरादे से गए हों। इमरान ने चूँकि सीक्रेट सर्विस के मेंबरों और एक्स2 के दरमियान होने वाले मकालमे नहीं सुने थे, इसलिए इसकी हैरत बजा थी कि वो जिन मेंबरों की तलाश में यहाँ आया था वो खुद ही दानिश मंजिल पहुँच चुके थे, और वो भी इस हालत में कि जैसे वो एक्स2 पर हमला करने की नीयत से गए हों। इसलिए ऑपरेशन रूम में मौजूद ब्लैक जीरो ने इनको लाइकाटोम लाइट से बेहोश कर दिया था। इमरान के दिलो दिमाग में आंधियाँ सी चल रही थीं।